को सॉल्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड का, हमारा उत्तर प्रदेश राजू को सॉल्व कर रहे हैं पेपर गणित का है क्लास 10 का। अब इससे पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पार्ट नंबर 1, जो जितने आबेटी 20 क्वेश्चन आते थे वो सॉल्व किए हैं। अब हम लोग क्या नाम है आबेटी में फिर जो खंड नंबर आ का सॉल्व किए हैं, खंड नंबर बा का भी में जो 2 नंबर का आता था उसमें 6 क्वेश्चन थे, सभी खंड करना था, वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो खंड नंबर बा का जो दूसरा का है वो सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन जो आएगा ये 4 नंबर में आएगा। इसमें हमको केवल 5 क्वेश्चन करना है। इसमें दे रखा है गिवन जो है 6 क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन छोड़ना होता है। पहले हम लोग करेंगे 6 क्वेश्चन पूरा। ठीक है, तो हम लोग देखो ये राजू पब्लिकेशन का साल है हमारा। ठीक है, तो हम लोग हल करते हैं इसको। गिवन क्या दे रखा है, देखो एक हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब ऊंचाई दूरी का एक क्वेश्चन हमारा है कि मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर सरल रेखा से स्थित, ठीक है, बिंदुओं पी और क्यू से देखने पर मीनार की ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण और अनुमान कोण में पता है तुम लोगों का कि उन्नयन कोण क्या होता है। हम एक मिनट मोटा मोटा बता दे रहे हैं कि कोई मनुष्य अगर नीचे को ऊपर से छत पर देखता है तो वो उन्नयन कोण बनाता है। ठीक है, उन्नयन कोण सीधा बनाता है। फिर यही आदमी को छत से जमीन पर देखता है तो वो अवनमन कोण बनाता है। ठीक है, वो अवनमन कोण बनाता है। अगर नीचे से देखता है कोई आदमी छत पर तो वो उन्नयन कोण बनाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जानकारी थी। तो उन्नयन अवनमन के बारे में तो ये बोलता क्या है कि उन्नयन कोण बनाता है, मतलब कोई भी आदमी होगा तो वो नीचे से देखेगा ऊपर का देखेगा। ठीक है, तो ये मीनार की चोटी को, मीनार मतलब कोई मीनार होती है जो चोटी एक मतलब स्तंभ होता है, कालम होता है, वो हमारा क्या नाम है नीचे देखने पर, चोटी को देखने पर जो है वो उन्नयन कोण बनाती है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिगर किस प्रकार बनेगा। तो पहला नंबर क्या है देखो, फिर गिवन क्या दे रखा है कि कोड पूरक कोण बनाते हैं। देखो कोड पूरक का मतलब क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 100 के 100 2023 के लिए राजू में मॉडल में दे रखा है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो क्योंकि ये कई बार आता है क्वेश्चन। तो यहाँ से हम लोग कोड पूरक कोण मतलब क्या होता है कि ये दो कोणों का योग जो होगा वो 90 के बराबर होगा। ठीक है, कोड पूरक कोण कहलाता है। दो कोणों का सम जो होगा वो 90 के बराबर होगा। तो ये मीनार की चोटी है, तो मान लिया जाए एक पी बिंदु है, एक पी बिंदु से देखता है, मान लीजिए थीटा एंगल पर देखता है यहाँ पर, और जो यहाँ पर देखता है उन्नयन कोण कितना बनाता है, थीटा बनाता है। तो हमें पता है कि दो सम जो थीटा है, ठीक है, दो एंगल का सम जो है, ठीक है, दो एंगल का एक लोग थीटा मान लिए हैं, और ये अब देखो दूसरा पॉइंट जो है ये, ठीक है, ये क्यू पॉइंट है। तो मतलब कोण पी और प्लस कोण क्यू इक्वल टू 90 मतलब कोण पूरा कोण है। अगर हम लोग कोण पी का हम लोग थीटा मान लिया जाए तो प्लस कोण क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, नहीं कोण क्यू इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो जाए कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बस क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग ये साल अब कोण पी क्यू, अब इसे हम आर मान ले, इससे हम टी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग का फिगर बन गया, एक दूसरे कहते हैं कोण पूरा कोण है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हमारा गिवन है कि आप सॉल्व कीजिए कि क्या नाम है ऊंचाई जो होगी, इसकी ऊंचाई हम लोग मान लिया कि ये ऊंचाई है इसकी। ठीक है, इसकी ऊंचाई मान लिया जाए ये है। और जो इसकी डिस्टेंस दे रखा है, एक का दे रखा था आधार, जो आधार मतलब इससे आधार कहते हैं, उसे ऊंचाई कहते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो इसे हम लोग एक डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस है, और दूसरे के डिस्टेंस है कितना है, बी है। ठीक है, दूसरे का डिस्टेंस कितना है, बी है, इतना गिवन है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है, हम लोग थीटा एंगल लेते हैं, कोण किस में लेंगे, देखो कोण पी, और यहाँ देखो यार टी पी आर में, कोण टी पी आर में। तो हम लोग क्या लेते हैं, देखो हमें पता है कि लंब आधार होता है, कौन सा जो लंब आधार देता है, टन देता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि लंब बटा आधार मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू किसका फार्मूला होता है, टेन थी होता है। ठीक है, तो हम लोग ये जो पी वाला एंगल हमारा कितना एंगल है, थीटा एंगल है। अगर यहाँ 30 होता तो यहाँ पे 30 लिखना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ से मिल सकता है कि टेन 30 इक्वल 30 कर रहे हैं थीटा, क्योंकि थीटा एंगल है, इक्वल टू लंब हमारा कितना ऊंचाई, तो जितना चाहे 90 माइनस थीटा में है ऊंचाई, और चाहे थीटा में ऊंचाई तो हमारी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेकर ऊंचाई तो सेम है, तो यहाँ लिख सकते हैं एच, और हमारा जो आधार कितना है देखो ये है। ठीक है, आधार मतलब पूरे एंगल के यहाँ से कितना ये देखा, तो इतना ओवरऑल हम मिल कह चुका, देखो टेन थीटा बराबर, इसको समीकरण मान लेते हैं हम लोग ये। ठीक है, अब हम लोग किस एंगल में देखते हैं कि टी क्यू आर में देखते हैं, कोण टी क्यू आर में। ठीक है, अगर टी क्यू आर में देखते हैं तो कोण, देखो पता है कि टेन थीटा बराबर का होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है।
लंब की वैल्यू कितना दे रखा है, देखो एच दे रखा, तो एच लिख लेते हैं। आधार हमारा बी है, देखो ये आधार हमारा क्या है, बी है, ठीक है। अब यहाँ टेन और थीटा की जगह हमारा क्या है, देखो आप थीटा की जगह का 90 माइनस थीटा, तो हम लोग नॉट टेक द एंगल थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो टेन थीटा का 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा गया, क्योंकि टेन थीटा टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है, क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू एच अपान बी, ठीक है। हम लोग ये भी पता है कि टेन थीटा हम ये पता है कि कहीं पर, चूंकि अगर कहीं पर लिखा है कॉट थीटा इक्वल टू या कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। 1/tan थीटा भी होता है कॉट थीटा बराबर, तो हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा इक्वल टू एच अपान बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो वैसे, अगर देखो ये कैसे या हम लोग दोनों अंश को हर में, अंश को हर में चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ लिख दे रहा है, तो मिल जाएगा tan थीटा अपान 1, अगर चेंज बदल है अंश को हर में, हर को अंश, तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो इक्वल टू बी अपान एच हो जाएगा, ठीक है, बी अपान एच होगा। अब देखो tan थीटा की वैल्यू देखो समीकरण ये तो समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब समीकरण ये देखो tan थीटा ये लेफ्ट हैंड, और समीकरण ये को दूसरे देखो लेफ्ट हैंड बराबर है, तो आपस में राइट हैंड भी बराबर होंगे, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं कि tan थीटा की जहाँ वैल्यू जो लिखी है वो ये चपान ये लिख सकते हैं, एक ही बात कहने मतलब है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण एक और समीकरण दो से, तो ये tan थीटा की जब वैल्यू जो लिखा है ना, tan थीटा की ये tan लिखा है, तो tan थीटा की ये चपान की लिख सकते हैं इक्वल टू बी अपान एच, बी अपान एच। हम लोग कैसे गुणा करेंगे तो एच गुणा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग लिखा जाए कि एच इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, तो ये भी एच बराबर तो रूट ए बी हो जाएगा, नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रूट ए बी। अब हमको देखो ये सिद्ध करना था कि हमारा जो सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई चाहिए, तो मतलब क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है, रूट ए बी है, ठीक है। तो हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं, 4 नंबर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये जो सॉल्व किया है। अब हम लोग इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो 2 को खा हमारा, तो उसमें गिवन क्या था, इसमें तो 4 के खा में गिवन क्या दे रखा है, हम बोल दे रहे हैं सर, ये आपने हम डाल दे रहे हैं, आप लोग डाल लेना, इसका नोट बनाते चलना भाई। अब देखो यहाँ से हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन में गिवन है, आप लोग इसमें क्या है कि मैं चांदा की सहायता से हल करना है इसको, इसमें रचना नहीं करनी है, मतलब आपको चांदा की सहायता से 60 डिग्री बना देना है, ठीक है। आप लोगों के पास अगर अंसाल होगा तो आप लोग क्या नाम है देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, इसमें दे रखा था कि 4 सेंटीमीटर एक वृत्त, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ऐसे 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। आप अपना यहाँ एक चाप लेके जाइए, वो चाप सॉरी वो क्या नाम है, चांदा लेके जाइए, और 4 सेंटीमीटर तक पटरी रहेगी, तो 4 सेंटीमीटर नाप का आपने एक तो क्या कहते हैं रेडियस का आप बना लेंगे, क्या नाम है वो, तो आप इसे गोला बना लेंगे, सर्कल बना लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में कहा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर की ये रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ वो ये मान लीजिए। अब ये कहता है कि 4 सेंटीमीटर तो कहता है 60 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। अब आप क्या करना है कि यहाँ से अगर ये एक स्पर्श हम कर लेना, यहाँ पे देखो ये यहाँ से आप स्पर्श एक तो स्पर्श कर लेना, तो उसके बाद में आप जब चाप वो क्या कहते हैं चांदा लेना, तो यहाँ पर आप रख लेना, चांदा वह दिखाई देता, तो उसके बाद में जिस प्रकार 60 डिग्री बना रहा होगा वहीं पर ये ऐसा अगर यहाँ पर इसे स्पर्श कर लेना, ठीक है, तो आपका फिगर बन जाएगा, ठीक है। ये स्पर्श एक पॉइंट देना, यहाँ पर पी मान लेना, यहाँ पर क्यू मान लेना, ठीक है। तो यही केवल करना है, इसमें कोई रचना भी नहीं लिखी, ठीक है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के बीच के ऐसे 2 स्पर्श रेखाएं कीजिए जो परस्पर 60 अंश पर कोण झुकी हो, देखो यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर लिख देना, ठीक है। इतना ही करना, क्योंकि मैं लगाने के लिए कुछ कह नहीं रहे ये लोग कि आपने मन से दिए हैं, या मतलब ये मॉडल पेपर ही है, तो यहाँ से इतना ही कहने के लिए कह रहे हैं, तो इतना ऐसा करके चांदा की सहायता से इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है जो घ नंबर है, ये भी क्या नाम है, ऊंचाई दूरी का है, कोई क्वेश्चन है गा नंबर सॉरी, तो वो भी हम लोग सॉल्व करना। देखो ऊंचाई दूरी का इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो 2 क्वेश्चन में थोड़ा लगा के, तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगला हम लोग गा नंबर देखते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक गा नंबर में देखा कि लंबाई 6 मीटर है वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। एक मीनार की छाया जो है, एक उदाहरण स्तंभ कोई कॉलम है उसकी छाया जो है वो 6 मीटर दे रखी, ठीक है, 6 मीटर दे रखी है, और एक उसी समय मतलब टाइम तो वही सेम है, और उसी समय क्या दे रखा है, एक मीनार की छाया जो, क्योंकि मीनार बड़ी होगी तभी तो उसकी छाया कितना दे रखा है,
28 मीटर है, ठीक है। ये एक 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में 6 मीटर का है, और उसके स्तंभ वाली छाया की लंबाई कितना है, 4 मीटर दे रखा है। और जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई जो है 28 मीटर है, तो कहता मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, तो मीनार की याद लिखना चाहिए, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, तो मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार कितना ऊंचा होगा ये हमको ज्ञात करना, ठीक है। तो हम लोग इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है। अगर फिगर इसका एग्जाम में सवाल बन जाए तो अच्छे से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो गिवन क्या है, वो लिखते हैं। देखो पहले नंबर क्या है कि ये 6 मीटर दे रखा है, ये ऊर्ध्वाधर कोई कॉलम दे रखा है, तो हम लोग 6 मीटर के खींच लेते हैं। ये मान लिया गया 6 मीटर है, ठीक है। और उसकी जो क्या नाम है, छाया है कि ज़मीन में छाया होगी ना उसकी, वो 6 मीटर दे रखी, वो 4 मीटर दे रखे, सॉरी कितना दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब फिर क्या कहता है, देखो ये एंगल बनाता है, तो यहाँ से एंगल जो बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। और ये 4 सेंटीमीटर दे रखा, 4 मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर बनाएगा, और ये 6 मीटर में है, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल बनाते हैं, ये बी एंड सी। अब फिर कहता है एक मीनार की छाया उसी समय के लिए बात कर रहा है, तो 28 मीटर है, तो एक मीनार हम लोग बना देते हैं, ये मीनार बन गई, ठीक है। और इसकी जो छाया है उसके कितना 28 मीटर है, ठीक है। तो इसकी छाया कहीं ना कहीं बड़ा होगा, तो यहाँ से दूरी भी ज़्यादा कवरेज करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो छाया कितना है, 28 मीटर है, ये बी, और ये पी मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, ठीक है, पी और क्यू मान लिया। तो यहाँ से ये मीनार का हो गया, जो ऊपर डायरेक्ट बना है ना ऊपर वाला, ये मीनार की छाया है। ये हमारे जो जमीन में है, जो देखा है कि वो कॉलम था, कॉलम की छाया 4 मीटर थी, ये 28 मीटर है पूरा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पूछता क्या है इसमें कि आप बताइए कि मीनार की छाया जो होगी वो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या होता है इसमें कि एंगल, देखो हम दोनों में एंगल तो सेम होगा, 90 डिग्री होगा ना। अगर हम लोग त्रिभुज देखा जाए, त्रिभुज सी ए बी में, कोण सी ए बी में, तो कोण ये कितना है, 90 डिग्री है, ये कितना है, 90 डिग्री है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 90 इक्वल टू लंब बटा आधार तो होता है, ठीक है। अगर 90 जब लेंगे हम लोग, तो हम लोग पता है कि इसकी छाया कितना दे रखा है, यहाँ से लिखा है कि 6 लंब कितना ए सी अपान आधार करना है ए बी। इसकी 10 90 की जो वैल्यू है, साइन 90 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। तो 1/0, 1/, इसकी क्या होगी, और काज 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 1/0 करें कि 10 90 की वैल्यू 1/ क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। इक्वल टू लंब बटा आधार मतलब ए सी की वैल्यू कितना है, वैल्यू सॉरी ए सी की वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ देखो ये गिवन है, ये कोण ये इसमें दोनों में एंगल कॉमन है पहली बार। तो हम लोग ये इसको tan थीटा पर नहीं लगाएंगे, तो क्या कहते हैं 90 से का मान जो होगा 1/0 हो जाएगा, तो वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। मतलब हमें पता है कि कोण जो त्रिभुज, देखो मान लो त्रिभुज ये पी ई क्यू, ये पी में, देखो त्रिभुज क्यू ये पी में, कोण जो ये है, क्योंकि इसमें कोण ये कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। और त्रिभुज सी ये बी में, देखो त्रिभुज सी ये बी में जो कोण, सी ए बी में जो कोण जो है, ये इसमें भी 90 डिग्री है, मतलब दोनों जो त्रिभुज है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब देखो त्रिभुज जो सी ए बी जो लिखे हैं, त्रिभुज सी या ए बी सी, देखो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज ए बी सी, क्या नाम है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्यू क्यू, या लिख सकते हैं कि ये पी क्यू, त्रिभुज ये पी क्यू में, ठीक है। ये त्रिभुज तो छोटा वाला है, ये तो हम लोग क्या त्रिभुज ये वाला है ना, इसी में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज देखो सी ये बी सी में, और त्रिभुज क्या नाम है क्यू ये पी क्यू में, जो ये एंगल होगा और ये एंगल है, एक ही समय बन रहा है, और सूर्य का उन्नयन कोण हो, तो ये आपस में अगर थीटा, तो ये बिखरा, मतलब कोण बी जो होगा कोण पी के बराबर होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि कोण इसमें क्या, कौन सा बराबर होगा, इसमें होगा कि कोण बी इक्वल टू कोण पी, ये क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण है,
आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये किस में बन रहे हैं। अब देखो हम लोग पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग शेष होता है। अगर ये कोण इसके ये कोण दोनों में आप कॉमन है, दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये कोण इसके बराबर है तो बताइए कि जो ये कोण होगा तो इसी के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के अगर मान लिया 90 है, ये मतलब 30 डिग्री है, ये मान लिया 30 है, तो ये 90 120 और 60 तभी होगा, और ये 90 + 30 है तो 20 60 होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये वाला भी कोण तो बराबर होगा, मतलब कोण सी लिख सकते हैं। अतः कोण क्यू इक्वल टू किसके लिख सकते हैं, कोण क्यू इक्वल टू कोण सी के, कोण क्यू इक्वल टू कोण सी के। ठीक है, त्रिभुज तीनों कोण अंतःकोण हम चेक करा दिए हैं। अब हम लोग देखो कि अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों एक दूसरे, अब अगर ये कोण जो है ये सभी में बराबर है, मतलब तीन दोनों में कॉमन है। उसके बाद में देखें कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो त्रिभुज जो है ये अलग अलग बना रहे तभी और अच्छा। ठीक है, क्योंकि बोलते क्या, हम लोग समरूप त्रिभुज में पढ़े हैं। ठीक है, ये त्रिभुज इसके क्या होगा, समरूप हो गया, तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज क्यू ए पी समरूप होगा किसके, सी ए बी के, सी ये बी के समरूप होगा। ठीक है, समरूप त्रिभुज होगा। अब हम लोग समरूप त्रिभुज है तो हम लोग पता क्या है कि जो इसकी भुजा का अनुपात होता है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि AC अपान क्या लिखते हैं, AB इक्वल टू PAB AQ अपान AP। ये समरूप त्रिभुज कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, AQ। ठीक, अब AC की वैल्यू गिवन है, कितना दे रखा है देखो 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिख सकते हैं। AB की वैल्यू कितना दे रखी है, देखो AB की वैल्यू 4 दे रखी है, इक्वल टू AQ की वैल्यू हमको निकालना है क्योंकि यह पता नहीं है, तो AQ यही तो मीनार की चोटी निकालना हमको, सॉरी AP लिखना चाहिए क्योंकि AQ यहाँ पर ये AP। ठीक है, तो AP की वैल्यू कितना 28। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो 14 दूना 28 और 2 7 14 यानी 7 6 42, तो AQ के इक्वल टू कितना मिल गया, 42 मीटर मिल गया। ठीक है, तो ये इसकी ऊंचाई निकली है हमारी, कितना निकली है, 42 मीटर निकली है। ठीक है, 42 मीटर। तो हम लोग देखो क्वेश्चन, मतलब इसमें दो चीज़ है, पहली बात हाइट एंड डिस्टेंस का तो काम कर ही रहा, और समरूप त्रिभुज का अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो भी आप आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब अगला देखेंगे, ध्यान नंबर जो क्वेश्चन है जो इसी में, तो क्योंकि इसमें 5 ही क्वेश्चन करना होता तभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा का घा जो क्वेश्चन हमारा गिवन है वो हमारा गिवन क्या दे रखा है, देखो इससे पहले हम लोग घा तक सॉल्व कर चुके हैं, अब घा नंबर सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन क्या देखा है कि ए बी और सी डी, ए बी हमारा और सी डी जो केंद्र क्या है हमारा वो है त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर, रेडियस और 7 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्त क्रमशः दो चाप हैं, देखो दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, एक ये वृत्त है हमारा और एक ये वृत्त है संकेंद्रीय वृत्त। वृत्तों को क्रमशः दो चाप, संकेंद्रीय मतलब क्या होता है, किसी एक वृत्त के अंदर कोई एक वृत्त और बनाना, जैसे सेंटर इसका इसी सेंटर से, अगर इसी सेंटर से इसका रेडियस कम कर, त्रिज्या कम कर दिया जाए तो ये वृत्त क्या कहलाते हैं, दूसरे के संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो इसी प्रकार ये पूरा बना ही नहीं है, मान लिया जाए ये है संकेंद्रीय वृत्त की तरह है, तो इसकी तो त्रिज्या दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर दे रखा है कि 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कोण ए ओ बी जो दे रखा है एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, ये कितना क्षेत्रफल बनाएगा, तो हम लोग जो गिवन क्या दे रखा है, कोण ए बी दिया है कि कोण ए ओ बी इक्वल टू 30 अंश। ठीक है, और जो त्रिज्या सी दे रखी है क्या कहते हैं उसी बराबर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम लोग देखा है कि ओ बी बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग पता है कि पहला नंबर छोटे वाले पूरा निकाल लेते हैं त्रिज्या क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखते हैं कि क्या कहते हैं कि वृत्त, ये है जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड ये ओ बी का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर
थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर होता, ठीक है। तो यहाँ देखो थीटा की वैल्यू गिवन हमको कितना 30 डिग्री है, अपान 360 पाई आर की वैल्यू तो रखी, देखो ये जब यहाँ पर हम लोग कहते हैं वो ये भी मिलेंगे तो हमारे 21 सेंटीमीटर रहेगा, तो 21 गुणे 21 हो जाएगा। और ये 0 से 3 छः वो 12 36 12 हो जाएगा, और 3 चौ 12 यानी 3 7 21। तो यहाँ से ऊपर लिख सकते हैं, देखो 7 1 7 7 दूनी 14 147/4 पाई, ठीक है 4 पाई वो 4 अपान 4 इतना मिलेगा वर्ग सेंटीमीटर। हम लोग पूरे के निकाला, अब इसका निकाल लेते हैं। तो त्रिज्यखंड इसका COD का क्षेत्रफल, COD का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग निकल चुका है थीटा अपान पाई आर स्क्वायर अपान 360। हम लोग छोटा वाला है ना सफ़ेद वाला, इसको निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूरा निकाल लें, छोटा वाला हम घटा लेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, बड़ा वाले में से निकाल लेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो वही हम कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मिलेगी हमको 360 और इंटू पाई, आर की वैल्यू अब चेंज हो गई, अब 7 सेंटीमीटर, 7 गुणे 7 दे देते हैं, ठीक है। ये इससे 0 कटेगा, 3 के बाद 36 हो जाएगा। तो 7 से 49/12 पाई, ये वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर सॉरी। तो इसका जो क्षेत्रफल जो COD का क्षेत्रफल निकाला है वो 49/12 पाई मिला है, ठीक है। अब हम लोग क्षेत्रफल किसका जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब हम पूरे में हम लोग ये निकाल लेंगे ना तो ये उपछायांकित मिल जाएगा। तो पूरा हमारे क्या लिख सकते हैं, हम लोग कि त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल माइनस क्या घटा लेंगे हम लोग, COB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड COB का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो ये हम लोग घटा लिए हैं तरह ये। अब हम लोग देखो इसका पहला का क्षेत्रफल कितना आया, पहला का जो क्षेत्रफल आया हमारा वो त्रिज्यखंड ये लिखा है 144/147/4 पाई माइनस 49/12 पाई, ये इसका हर इक्वल करेंगे तो हम लोग पता है कि 12 लिखने के लिए 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लें और 3 से नीचे मल्टीप्लाई करें तो 12 हर इक्वल हो जाएगा। तो ये 3 से मल्टीप्लाई है, 7 21 के 1 ले 2 और 3 चौ 12 और 12 2 14 के 4 से 1 और 3 1 3 3 1 4 441 अपान 12 पाई यहाँ भी हो जाएगा, माइनस 49 हो जाएगा और पाई मिल जाएगा, ठीक है पाई, और माइनस लगा के पूरे में 12 हो जाएगा। जब घटाएंगे हम लोग तो 10 11 में 9 9 2 11 2 बच जाएगा। यहाँ कितना में 3 3 में तो घटे 13 तो क्या हो जाएगा 9 4 13 यानी 9 मिलेगा, और यहाँ से 3 मिलेगा और पाई अपान 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं, ये 2 6 12 और 2 1 9 2 और 2 9 18 2 6 12 और 2 1 9 2 3 6 और 2 9 18 और 1 19 और 2 8 16 और तो ओवरऑल कितना मिलेगा 98 पाई बट्टा 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आया है वो हम लोग आया क्या है 98 पाई अपान 3 वर्ग सेंटीमीटर, ये 98 लिखा है, ठीक है 98/3 पाई क्षेत्रफल इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 2 का घा सॉल्व कर चुके हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा जो अड़ा नंबर है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद में उसके में 4 सॉल्व करेंगे, इसमें 5 क्वेश्चन ही करना होता है, ठीक है। फिर हम लोग 6 ही सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 2 का अड़ा सॉल्व करते हैं। मैं देख गिवन एक दे रखा है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6q+1 और या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है, ठीक है। तो हम लोग तो दे रखा है क्या नंबर देखा है कि 6q
प्लस 1 दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग देखो पहला नंबर क्या कहते हैं, क्यू जो है हमारा, क्यू क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक। तो पूर्णांक पता है, पूर्णांक लेते हैं, कोई पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और विषम धनात्मक पूर्णांक। अब कहता है कि ये दिखाइए कि दर्शाना हमको कि विषम पूर्णांक होगा कि नहीं होगा, हमको दिखाना क्या है कि विषम पूर्णांक होगा, ठीक है, क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो धनात्मक दिखाना है तो पहले नंबर को पूर्णांक धनात्मक ही दिखाना, तो धनात्मक ही लेंगे। तुम्हें पता है कि पूर्णांक हम लोग धनात्मक क्यू बराबर 1 से चेक करेंगे, क्यू 1 हम क्यू बराबर 1 लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्यू बराबर 2 लेंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है, देखो 6 के क्यू प्लस 1, तो हम लोग क्यू बराबर क्या लिए, पहले नंबर क्यू बराबर ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो 6 गुणे 1 प्लस 1, तो 6 सेकंड हम 6 प्लस 1 इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 7, जो कि क्या है, विषम, विषम भी है और धनात्मक भी है, क्या है, विषम है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, क्योंकि साथ हमारा क्या होता है, विषम भी होता है धनात्मक भी होता है। अब इसी प्रकार हम लोग क्यू बराबर 2 रख सकते हैं, तो 6 गुणे 2 प्लस 1, 6 दूनी 12 प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। 13 क्या है, विषम भी है और धनात्मक भी है, पूर्णांक है। अब देखो हम लोग दो दो तक गए हैं, इसी प्रकार देखो ये वाले चेक करके दिखा दीजिए, देखो 6 के प्लस अब 3 है ना, तो हम क्यू बराबर फिर 1 लेते हैं, तो 6 गुणे 1 प्लस 3 यानी 6 सेकंड हम 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, तो ये क्या धनात्मक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम लोग क्यू बराबर 2 कर ले लेते हैं, तो 6 गुणे 2 6 गुणे 2 प्लस 3 12 प्लस 3 इक्वल टू 15, जो कि क्या धनात्मक भी है और विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो हम लोग देखो क्यू बराबर 2, इसी प्रकार हम लोग क्या लेंगे, देखो क्यू बराबर दे रखा है 6 प्लस 5 वाला, 6 प्लस 5, ठीक है। तो हम क्यू बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, 6 गुणे 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 प्लस 5 इक्वल टू 11, यानी क्या विषम है धनात्मक भी है, विषम धनात्मक पूर्णांक। और क्यू बराबर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को 6 गुणे 2 प्लस 5 इक्वल टू 12 प्लस 17, और 17 क्या है हमारा, विषम है और धनात्मक है, पूर्णांक है, ठीक है। अब हम लोग देखो इतना देख चुके हैं, अब अगला जो हम लोग क्या नाम है, देखो हम लोग तीनों दिखा चुके विषम धनात्मक पूर्णांक है। हम लोग यहाँ देखते हैं क्या, चाहे हम लोग सॉरी, अगर हम लोग देखते हैं क्या है कि क्यू बराबर चाहे 1 लेना हो चाहे 2 लेना हो, 1 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, और 2 हमारा क्या है, इवन नंबर, मतलब 1 हमारा क्या है, विषम संख्या है, 2 हमारा दो क्या है, हमारा सम संख्या है। इसमें बारी बारी तीनों में चेक करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि हमारा क्या नाम है, 1 पर भी सम मिल विषम मिल रहा है, 2 पर भी इवन है, सम ऑड मतलब इवन और ऑड पर दोनों पर हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा कोई भी क्या नाम है, जो चाहे 3 लेंगे 3 हम विषम लेंगे, चेक कर सकते हो, यानी छात्री छात्री 12 प्लस 13 टू रखे तो भी 3 एक छात्री का 18 19 19 हमारा विषम होगा। चाहे यहाँ पर रखेंगे आप तो छात्री 12 छात्री का 18 प्लस 3 21 21 हमारा विषम संख्या। तो चाहे यहाँ छात्री का 18 और 18 5 कितना हो जाएगा 23, तो ये क्या होगा, हमारा विषम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कुछ भी कह सकते हैं, मतलब कि अगर n बराबर 1 2 3 4 6 रखेंगे तो हम लोग विषम ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखो पहला नंबर क्या है, यहाँ पर पहला नंबर क्या है 1 है, यहाँ पर 3 है, 6 का सभी में मल्टीपल है, और यहाँ पे 1 है। एक मैं रिमाइंडर जो भागफल लोग, क्योंकि ये पी क्यू और भाज बराबर क्या होता है, भागफल प्लस एसफल, और भाज बराबर भागफल प्लस एसफल होता है। तो भाज और भागफल जो मल्टीपल 6 के का है और सभी में बराबर है, ठीक है। तो समझने वाली बात ही है कि 1 है 3 है और 5 है। अगर हम लोग 1 3 5 है, अगर ये नंबर हमारा ऑड है तो हमको जो कुछ मिलेगा, ये नंबर क्यू बराबर 1 2 3 4 5 कुछ लेंगे तो हमको विषम धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं नीचे, क्योंकि चीज़ों से लिख सकते हैं कि 6q प्लस एन हमको विषम धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। ये क्वेश्चन तो इतना पूरा हो गया। अब नीचे और एक्स्ट्रा कुछ लिख सकते हो कि विषम धनात्मक, ठीक है, धनात्मक
धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, ठीक है, मिलेगा जब एन इज बिलोंगिंग टू, एन जो बिलोंग करता है वो विषम 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 हमारा मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। अगर हमारा ये हमारा जो होगा कोई विषम धनात्मक पूर्णांक होगा तो हमको क्या नाम है जो ये की जगह पे लिखा है, तो हमको क्या मिलेगा, विषम धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा, हर एक पॉइंट पर मिलेगा ये विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो हम लोग देखो सॉल्व कर चुके हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक मिला है। अगला जो क्वेश्चन इसी प्रकार जो 4 नंबर ट्रिग्नोमेट्री का है वो हम लोग प्रूव करते हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 सवाल है वो पूरा हो गया हमारा, ठीक है। और इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन का गिवन है कोसेक के बराबर 2 दे रखा है, तो 1/tan प्लस sin/1 प्लस cos का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा है। पहला नंबर क्या है, तो यहाँ से देखो हम लोग कोसेक का गिवन दे रखा है, कोसेक बराबर क्या लिखा है, हमें पता है क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, तो 2/1 लिख सकते नीचे ना। तो हम लोग पता है कि कर्ण हमारा 2 है, लंब हमारा क्या है 1 है, तो हम लोग यहाँ से समकोण त्रिभुज बनाएंगे और कर्ण हमारा 2 हो जाएगा, ये है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और यहाँ लंब हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो अभी यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग इसको निकालना, तुम्हें पता है कि हमें आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या होता है फार्मूला में, कर्ण में से हमेशा सब्ट्रैक्ट होता तक घटता है, तो माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दूनी 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर लिखना होगा तो हमें रूट कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो ये वो सारी आधार बराबर, तो ये मिल जाएगा √3 मिल गया, ठीक है। अब हमको जितनी इतनी वैल्यू चाहिए tan ये का और cos ये का sin ये का वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो tan ये बराबर क्या होता है, हमको लंब बटा आधार होता है, तो लंब की वैल्यू हमारे पास कितना है 1 है, आधार हमारे पास कितना है √3 है, ठीक है। और हमको साइन ये चाहिए, इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारा कितना मिल जाएगा, यहाँ से लंब मिल जाएगा 1 और कर्ण मिल जाएगा 2, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, काश ये चाहिए, तो काश की वैल्यू हम लोगों के पास क्या होती है कि आधार बटा कर्ण होता है, आधार की वैल्यू हमारे पास है √3/2 हो जाएगा। अब सारी वैल्यू इस क्वेश्चन में हम पुट कर लेंगे, तो हमको निकालना किसका मान है 1/tan ये प्लस साइन ये /1 प्लस cos है, ठीक है। तो 1/tan ये की वैल्यू लिखेंगे तो 1 के अपान में जाएगा, देखो तो 1/1/√3 हो जाएगा, प्लस साइन ये की वैल्यू जो हमारे पास है 1/2 है, 1 प्लस इसकी वैल्यू कितना है √3/2 है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो √3 प्लस 1/2 अपान ये कैसे गुणा हो जाएगा 2 प्लस √3/2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3 प्लस 1/2 √3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कैसे गुणा कर लेंगे इसका, तो ये मिल जाएगा √3 2 प्लस √3 प्लस 1 अपान मिल जाएगा 2 √3 मिल जाएगा, प्लस में लगता है, ठीक है, और प्लस 1 यहाँ भी है, तो यहाँ से हम लोग कैसे गुणा करेंगे, तो 2 √3 प्लस 3 प्लस 1 अपान 2 √3 मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 √3 प्लस 4 अपान 2 प्लस √3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो पहला नंबर क्या है, ये तो इतना ही रहने दीजिए क्योंकि यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना ही रहने दीजिए और सॉल्व नहीं करिए, ठीक है। तो ये हम लोग जो वैल्यू आई है इतना है 2 √3 प्लस 4 अपान 2 प्लस √3 आई है, ठीक है।
तो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर जो 2 का क्वेश्चन था, इसमें 6 क्वेश्चन थे, हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जो अगला क्वेश्चन होगा इसमें 3 का, तीसरा का, इसमें 2 खंड हमको 2 खंड दे रखे हैं, उसमें से ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन जो 6 नंबर का आएगा और इसमें वो आ सही अथवा उसमें से दोनों में से केवल एक करना है, हम लोग बताएंगे, दोनों क्वेश्चन ही बताएंगे, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन इसमें 3 का है वो हम लोग अब देखेंगे।